पाकिस्तान कई बार बोल चुका है और दुनिया को बोल चुका है कि हम वहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं बलूचिस्तान में। आज जो खतरा है हिंदुस्तान के ऊपर वो उस वक्त के खतरे से बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज लड़ाई लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी, पर जनरल मुशर्रफ ने वही किया जो कि ज़रूरी था पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ईरान की भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान कितना अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनका डेलीगेशन वो तेहरान में है कुछ खास काम के लिए। आसिम मुनीर ये कोशिश करेंगे ईरान की लीडरशिप से बातचीत करके 7 अगस्त को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ईरान भी उसमें शामिल हो जाए, कि ये जो 3 मुल्क हैं जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में वो भी अब साथ खड़े होंगे और लड़ाई लड़ेंगे एक साथ। ईरान के साथ खड़े होके उन्होंने खुलेआम कहा है कि बांग्लादेश भी सोच रहा है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने की, हम भी शामिल हो जाए। देखिए उसका असर सीधा पड़ेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। अगर ये काट दिया जाए, यहाँ अगर खतरा बढ़ जाए, हिंदुस्तान का पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाता है। हमारा खतरा बहुत बढ़ गया है उधर। कश्मीरियों का सवाल है, उनका जो है वो हमारे साथ आज नहीं खड़े हैं क्योंकि हमने उनको बहुत बार धोखा दिया है। 21 अगस्त को खबर आई, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बलूचिस्तान के कुछ लीडर से बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा बाहर की कुछ ताकतें बलूचिस्तान में दखल अंदाजी कर रही हैं बड़े पैमाने पर। हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया। मेरे पास कल कुछ फ़ोन कॉल्स आए, लोग ये जानना चाहते थे कि क्या हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कुछ कर रहा है गड़बड़। मैंने कहा देखिए मुझे मालूम नहीं है हिंदुस्तान कुछ वहाँ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर यह तय है कि पाकिस्तान कई बार बोल चुका है और दुनिया को बोल चुका है, जैसे कि हम बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो बोल चुके हैं हमारे बारे में कि हम वहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और मैंने कहा देखिए ये हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम, पर ये एक बात तय है, अगर ऑपरेशन सिंदूर जो हम जानते हैं 4 दिन की लड़ाई थी मई 2025 में और जो पॉज में है, ख़त्म नहीं हुई है, मैंने कहा अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से हो जाता है, आज जो खतरा है हिंदुस्तान के ऊपर वो उस वक्त के खतरे से बहुत ज़्यादा है। ये हमें बात समझनी है। अब वो खतरा क्या है यही मैं बताना चाहता हूँ, पर वो समझने से पहले 3 बुनियादी बातें पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो बहुत सारे हिंदुस्तानियों की नहीं समझ में आता है, एक बार फिर से बोलना चाहूँगा। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान मिलिट्री की नहीं कर रहा हूँ। 3 बातें ये हैं कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है वो पूरी पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाती है। और तीसरी बात यह है कि बहुत पहले ही पाकिस्तान की फ़ौज ने यह ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वजूदी खतरा है। वजूदी खतरा का मतलब होता है 2 चीज़ें। एक तो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज लड़ाई लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी, और दूसरी बात यह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स जिन्होंने ये ऐलान किया वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़, समझौता नहीं करेंगे। थोड़ा सा और इन तीनों बातों को समझ लीजिए। हम जानते हैं पहली जंग दोनों मुल्कों के बीच में हुई थी कश्मीर के ऊपर। फिर 1 जनवरी 1949 को जंग रुक गई और एक मिलिट्री लाइन बन गई जिसको बोलते हैं सीज फायर लाइन। उसी वक्त से सिक्योरिटी और मिलिट्री पॉलिसी पाकिस्तान की हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान आर्मी की, तब से ही। और उसका एविडेंस, उसका एक नमूना हमने देखा 71 की जंग के बाद। आप जानते हैं 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जहां शिमला के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट भुट्टो आए थे। उस समय मिसेस गांधी के नज़दीकी सलाहकार थे पीएन धर। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि प्रेसिडेंट भुट्टो मिसेस गांधी को ये कहकर गए थे, मैं चाहता हूं हम और जंग ना लड़ें और ये जो सीज फायर मिलिट्री लाइन है
इसका नया नाम होना चाहिए लाइन ऑफ पीस। ये तय हुआ था शिमला में। और जब वो वापस गए तो पाकिस्तान की आर्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम हम लाइन ऑफ कंट्रोल रखेंगे। और बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। जब हम बोलते हैं लाइन ऑफ पीस, इसका मतलब होता है समझौता। इसका मतलब होता है उम्मीद करी जाए, दोनों मुल्क उम्मीद करते हैं कि वो लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा, वो लाइन ऑफ पीस होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि वो एक मिलिट्री लाइन फिर से है, मतलब दोनों साइड की जो आर्मी है उसको कंट्रोल करेंगी, और जहां पर भी ढील हुई एक की तो दूसरा जो है वो टैक्टिकल उसको एडजस्ट कर देगा। वो एक अलग मतलब है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। तो अगर कभी हमें बात करनी पड़े कश्मीर पे तो पाकिस्तान आर्मी से ही करनी पड़ेगी, ये तय है। और यहाँ पे ये भी आपको मैं बता दूं, आज जो एनएसए है पाकिस्तान का, वो भी आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल है। अब मैंने कहा फॉरेन पॉलिसी। हम जानते हैं कि मई 1998 में हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस को ये बोला, अब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री हो गया है तो अब फॉरेन पॉलिसी हमारी जिम्मेदारी हो गई है। और तब से पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान आर्मी फॉरेन पॉलिसी चलाती है, पाकिस्तान आर्मी को जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है। तीसरी बात, मैंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी क्योंकि हिंदुस्तान को वजूदी खतरा समझती है, कभी भी समझौता नहीं करेगी। नेशनल सिक्योरिटी में बहुत मिसालें हैं, सिर्फ दो दूंगा। एक ये है कि जून 1989 में पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, ये अमेरिका जा रही थी बहुत हाई प्रोफाइल विजिट पर। रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को इस विजिट पे ऐलान करेगा कि हम आपको F-16 देंगे। बदले में अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है उसको बंद कर दे। अभी बेनजीर भुट्टो पहुंची भी नहीं थी वॉशिंगटन। उस समय जो आर्मी चीफ थे जनरल अब्दुल वहीद कक्कड़, उन्होंने इस्लामाबाद में ऐलान कर दिया F-16 और नो F-16, F-16 आए या ना आए, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। तो बेनजीर भुट्टो वहां गई पर वो डील कभी हुई नहीं। उसके बाद हम जानते हैं 9/11 हुआ। प्रेसिडेंट बुश ने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया को, या तो आप हमारे साथ है या उनके साथ है, मतलब आप आतंकवादियों के साथ है। पाकिस्तान से पूछा गया, जनरल मुशर्रफ ने फौरन कहा कि मैं आपके साथ हूं। पर जनरल मुशर्रफ ने वही किया जो कि जरूरी था पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। बहुत मिसालें हैं, तो नहीं दूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि अब जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी वही करेंगे जो बाकी पाकिस्तान आर्मी चीफ करते रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। जबकि हमने देखा है कि हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। जब से ये मोदी सरकार आई है, आप देखिए क्या होता था। हिंदुस्तान की फौज पिछले 34 साल से 1992 से जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर शुरू करी अपनी, हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजने शुरू करे, जम्मू कश्मीर के अंदर काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रही है अपनी सरहद के अंदर। मोदी सरकार आई, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम राष्ट्र सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। देखिए, अगर मजबूत करनी होती तो वो क्या करते, वो हिंदुस्तान की फौज को ये कहते, आप अपनी लड़ाई की काबिलियत, अपनी ताकत बढ़ाइए, जिससे कि पाकिस्तान सोचे इनकी ताकत बढ़ गई है, अब मेरे को ये प्रॉक्सी वॉर करनी है कि नहीं करनी, मुझे खतरा तो नहीं हो रहा। ये नहीं हुआ। वो जो काउंटर टेरर ऑपरेशन था उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया गया, ये सच्चाई है। मिसाल के तौर पे क्या हुआ बालाकोट 2019 के अंदर, फायदा हुआ सरकार को, मोदी सरकार को 2019 इलेक्शन में। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कम हुई, बढ़ी नहीं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो हमारी टॉप सर्विस है
उसकी जो खामियां थी, शॉर्ट कमिंग थी, वो पाकिस्तान को पता चल गई, चीन को पता चल गई। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में वो ज़्यादा बेहतर तैयार थे। उन्हें पता था कि क्या-क्या खामियां इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल किया हमने किस बात पर? पाकिस्तान से जंग के लिए नहीं। जो काउंटर टेरर ऑपरेशन वो यहाँ कर रहे थे सरहद में, अब हमने बोला कि जाके पाकिस्तान में करो। कौन इस्तेमाल करता है एयरफोर्स को ये काउंटर टेरर ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर? हिंदुस्तान की फौज को कोई नहीं करेगा, पर हमने किया है वो। तो देखिए, मैं बात कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ये ऐलान किया, हम ये जीत गए हैं, अच्छी बात है। पर ये जो हमारा ऐलान था या जो हमारा कंक्लूजन था, ये अमेरिका को नहीं ठीक लगा, बाकी दुनिया को ठीक नहीं लगा। अमेरिका की जो कांग्रेस रिपोर्ट है जो 2025 में आई थी, उसने साफ लिखा है कि जो 4 दिन की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान की फौज से बेहतर काम किया। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया, जिसके साथ पाकिस्तान की फौज के कई डेकेड से रिश्ते थे, उसको उन्होंने फॉर्मल कर दिया और सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद हम जानते हैं जंग शुरू हो गई वेस्ट एशिया में। ये वो जंग है जिसमें ईरान जो है वो जीत गया है। ईरान की भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान कितना अहम है उसके अपनी सोच एजेंडा के लिए। उसका एजेंडा क्या है मैं बता चुका हूं कि जब अमेरिका की फौज वेस्ट एशिया से बाहर जाए, जो कि जा रही है, उसके बाद एक वेस्ट एशिया का रीजनल फ्रेमवर्क होना चाहिए सिक्योरिटी का। मतलब जितने मुल्क हैं वेस्ट एशिया की, वो खुद तय करेंगे हमारी सिक्योरिटी क्या है, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बहुत अहम रोल है पाकिस्तान का। इसीलिए 17 जून को हम जानते हैं जब एमओयू साइन किया ईरान ने अमेरिका के साथ, ईरान ने अपने एमओयू का नाम इस्लामाबाद एमओयू रख दिया। अब देखिए फिलहाल क्या हो रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और उनका डेलीगेशन वो तेहरान में है कुछ खास काम के लिए। 2 बातें बोलूँगा उसके बारे में। पहली बात तो तय है वो इसलिए गए हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं मीडिएशन पाकिस्तान करे और इस जंग को इस तरीके से रोके जिसमें जो अमेरिका के लिए शर्मनाक ना हो, ह्यूमिलिएशन ना हो। ये प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं। वो कुछ भी बोलते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। उनके पास आज लड़ाई के कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये एक खास काम है जिसके लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर तेहरान में है, मीडिएटरी रोल का, कि देखना है किस तरीके से ईरान, जिसने अब शर्तें बातचीत की पाकिस्तान अमेरिका के साथ और ज़्यादा सख्त कर दी हैं, कैसे एक तरीके से दोनों पार्टीज को साथ में लाया जाए। दूसरी बात जो बताई जा रही है वो ये है कि आसिफ मुनीर ये कोशिश करेंगे ईरान की लीडरशिप से बातचीत करके कि जो 7 अगस्त को एक बहुत ही ज़रूरी, जिसको हम बोलते हैं मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 मुल्कों के बीच में, जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, जिस पे मैंने अलग से एक हिंदी उर्दू में वीडियो भी किया है डिटेल में, कि ईरान भी उसमें शामिल हो जाए। तो देखिए ये ईरान का फैसला है, ईरान शामिल होगा कि नहीं होगा, पर मेरी ये असेसमेंट है कि शायद ईरान शामिल नहीं होगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, ये ईरान का जो एजेंडा है, जो रीजनल फ्रेमवर्क बनाने का, ये उसी को आगे कर रहा है। पर अगर ईरान इसको ज्वाइन कर लेता है इस स्टेज पर, जबकि अमेरिका फौज जो है वो वेस्ट एशिया से बाहर नहीं गई है, तो फिर अमेरिकन को ये लगेगा कि ये जो 3 मुल्क हैं जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में, वो भी अब साथ खड़े होंगे और लड़ाई लड़ेंगे एक साथ, ईरान के साथ खड़े होके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, वो अभी तक वेस्ट को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूं ये ईरान का फैसला है, पर हो सकता है ईरान इसके लिए तैयार ना हो। पर पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो ये रीजनल फ्रेमवर्क था
उसको और आगे ले गए हैं, उसको इस्लामिक फ्रेमवर्क बनाया है आज, और वो हम देख रहे हैं साउथ एशिया में इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है। वो ऐसे बन रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उनके जो एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि बांग्लादेश भी सोच रहा है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने की, हम भी शामिल हो जाएं। हम जानते हैं जब से शेख हसीना को निकाला है उन्होंने बांग्लादेश से और वो हिंदुस्तान आई हैं, तब से जो रिश्ते हैं बांग्लादेश के और पाकिस्तान के बहुत करीबी हो गए हैं। दोनों फौजों के बहुत तालमेल हो रही है, और दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज की तालमेल हो रही है, और दोनों ही मुल्क के पास जो ज़्यादातर असला है लड़ाई का वो चाइनीज़ है। दोनों मुल्क जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में है, शामिल है। तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए इसका इम्प्लीकेशन है इंडिया के ऊपर। जब हम ये बात समझ जाते हैं, और मैंने कहा कि अब जो खतरा है हिंदुस्तान के लिए बढ़ जाता है, मैं वो बताना चाहूँगा आपको। देखिए, पहली बात तो ये है, जब जंग होगी पाकिस्तान के साथ, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चीन की सारी नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटी, स्पेस वगैरह जो था वो पाकिस्तान के पास था, पूरा दिया पाकिस्तान को, मदद पूरी मिल रही थी। अब क्या होगा, उस मदद में आप टर्की की मदद भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, और टर्की के पास मिलिट्री असला, ड्रोन्स बहुत सारे हैं, तो वो सब आप इसमें शामिल कर लीजिए, वो पाकिस्तान के पास भी होंगे। पाकिस्तान वैसे भी, मैंने अलग वीडियो में समझाया है, ऑपरेशन सिंदूर के जितनी भी कमियां पेशियां थी उन्होंने उसको पूरा कर लिया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने आर्मी के अंडर एक रॉकेट फोर्स बनाई है, जिसमें उनकी कन्वेंशनल मिसाइल्स होंगी हर तरीके की, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी होंगी जो हो सकता है चीन दे। और फिर आज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो सिंगल पॉइंट एक इंसान है जो तय करेंगे लड़ाई कब करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। तो जो डिसीजन मेकिंग है, फैसला जो लिया जाएगा पाकिस्तान में जंग का हिंदुस्तान के साथ, बहुत तेजी से होगा, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है, ये सब उन्होंने कमी पेशी पूरी कर ली है, और इस तरीके से आज उनके पास टर्की की भी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अवेलेबल होगी। दूसरी बात देखिए, मैंने कहा कि ये जो बांग्लादेश ने बोला है कि हम भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो रिश्ते करीब हुए हैं, देखिए उसका असर सीधा पड़ेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। नक्शा देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर कि 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुई थी पीएलए के साथ, चाइना के साथ। ये एक छोटा सा कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल का, जो कि जो सबसे कम जगह है वो करीबन उसकी विड्थ है 20 से 22 किलोमीटर। अगर ये काट दिया जाए, यहाँ अगर खतरा बढ़ जाए, हिंदुस्तान का पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाता है, लैंड रूट नहीं है। और नक्शे पे आपको साफ दिख जाएगा, अगर पाकिस्तान खड़ा है बांग्लादेश के साथ, और उधर से चीन के रिश्ते म्यांमार के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं, तो क्या वहाँ पर हो सकता है हमारा खतरा बहुत बढ़ गया है उधर। तीसरी बात, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, कि जो चीन है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, उसके जो ग्रे जोन ऑपरेशंस हैं, जो हरकत होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो बहुत बढ़ जाएगी। उनका ये एम रहेगा देखना कि किस तरीके से हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की एयर फोर्स तकसीम हो जाएगी। पाकिस्तान की वैसे ही कम है, पाकिस्तान की लड़ाई के लिए बहुत कम अवेलेबल होगी। और चौथी बात तो हम सब जानते हैं, जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीरियों का सवाल है, इसको मैं समझा भी चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। उनका जो है वो हमारे साथ आज नहीं खड़े हैं, और इसमें उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जिसके लिए वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत बार धोखा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता ये खबर सच नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये सच ना हो, क्योंकि ये लड़ाई हमें नहीं करनी है पाकिस्तान के साथ। अब मुझसे कई कहते हैं कि साहब आप लड़ाई नहीं करना चाहते। देखिए, आप लड़ाई तब करते हैं जब आपको पता है लड़ाई से कुछ हासिल होगा,
जब आपका नुकसान होने वाला है, आप क्यों लड़ेंगे जाके? मैंने कहा था सिंदूर से पहले कि हिंदुस्तान, मैंने वीडियो बनाया था, हिंदुस्तान नहीं करेगा सिंदूर, हिंदुस्तान ने सिंदूर किया। नतीजा देख लीजिए आप खुद। देखिए, रास्ता एक ही है पाकिस्तान के साथ, मैं बार-बार बोल चुका हूँ। हम दोनों जो है एक ही सिविलाइजेशन से आते हैं। नक्शा देख लीजिएगा, सारी कनेक्टिविटी जो है हमारी एक साथ है। सब कुछ रहन-सहन एक है। हमको जो है एक-दूसरे से बात करनी है, मसले हल करने हैं और आगे का रास्ता देखना है दोनों को मिलके, और कोई रास्ता नहीं है।